आवाज भी आया। हाँ, चालू करो। हम्म। गुड मॉर्निंग ऑडियंस। जैसे कि आजकल हमारे सेशन चल रहे हैं, डेयर के डेली सेशन जूम पर आ रहे हैं। हम सीनियर मेंटर्स को लेके आ रहे हैं। हमारी डेयर की टीम भी आ रही है। तो आज हमारी डेयर टीम से डॉक्टर नीलम अवतार आ रहे हैं, जिनको कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, नाम ही काफी है। और आजकल उनकी एक बुक भी आई है रूब्रिक्स पे, जो गुड मॉर्निंग रूब्रिक्स, वो 9 से हमारे डेयर में दे रहे थे, और कुछ और ग्रुप्स में भी बाद में उन्होंने देने शुरू करा है ऑन डिमांड। वो उनको कंपाइल करके, जिस तरह से उन्होंने बुक दी है, और उसकी जो डिमांड आ रही है बुक की वो बहुत ज्यादा है। तो मैम ने ये एक जो इतिहास रचा है, और उस इतिहास में मैम के हम भी शामिल हैं थोड़ा सा। तो थैंक यू मैम, हमें अपनी जर्नी में शामिल करा। और दूसरा, मैं ऑडियंस से ये बोलूंगी कि हमारे डेयर की 11th एनिवर्सरी 12 तारीख को आ रही है, 12 दिसंबर को। तो उसी ओकेजन के लिए हम सारा मंथ जूम सेशंस कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट न्यू न्यू सीनियर डॉक्टर्स को लेके आ रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं जितने भी वेज हो सकते हैं हमसे पॉसिबल होम्योपैथी के लिए आपकी क्लिनिक में, जिसको हम अपना सकते हैं इजीली। डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग, डिफरेंट वेज आप एक्सेप्ट कीजिए, लेकिन उसको एक्सप्रेस तब कीजिए जब आपको प्रॉपरली समझ आ जाए अपने वे में। तो आज नीलम मैम हमारे साथ आ रही हैं। टॉपिक रहेगा हमारा थायराइड डिसऑर्डर्स, और साथ में उनके कुछ क्योर्ड केसेस लंबे फॉलोअप्स के साथ आपके कई डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इसको भी लेकर। वेलकम मैम। थैंक यू डॉक्टर प्रोमिला जी। सबसे पहले हमारे डेयर ग्रुप की 12th एनिवर्सरी की बहुत बहुत मुबारक। प्रोमिला, खास करके आपको, क्योंकि 11th जैसे एनिवर्सरी नाम मैम। 11th 12th एनिवर्सरी, 12 से स्टार्ट हो जाएगा। हाँ जी, 11वां, हाँ 11 साल 11th पूरे हो जाएंगे। 11th एनिवर्सरी, ओके। चलो 12th स्टार्ट हो जाएगा। तो जिस तरह से हमारा ये ग्रुप आपने चलाया है, दिस इज ऑसम। इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है कि, क्योंकि मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ कि जब पहली बार प्रोमिला ने मुझे फोन किया था, तब ग्रुप इनका भी 1.5 साल का हुआ था। तो इन्होंने मुझे कहा कि आप मेरे ग्रुप में आइए और कुछ पोस्ट करना चाहोगे तो आप कर सकते हो। तो मैंने कहा कि नो, आई डोंट ज्वाइन एनी ग्रुप्स। मैंने कहा ग्रुप में मैं क्या देखती हूँ। तब कितने ग्रुप्स में देखती थी, इतने लेग पुलिंग लोग करते हैं, माइंड पे प्रैक्टिस, ये माइंड क्या होता है, ये वो क्या होता है, इस तरह की बातें थी। तो प्रोमिला ने मेरे साथ प्रॉमिस किया था कि डॉक्टर साहब आपको कभी भी ये देखने को नहीं मिलेगा। और आज ये 11 साल होने को है, और मुझे नहीं लगता मैंने कभी, मेरी बात नहीं है, लोगों की भी, अगर किसी ने किसी को थोड़ा सा भी कुछ डिसरिगार्ड करने की, डिसऑनर करने की कोशिश की, तो प्रोमिला वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने पहले आके उसको धमकी दी कि दिस इज रॉन्ग। फिर उसको, अगर वो नहीं माना, उसको ग्रुप से निकाला। एंड दिस इज हर डेयरिंग एटीट्यूड। आई लव दिस। सो अभी हम आज का सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे प्रोमिला ने बोला कि मेरी जो बुक आई है गाइड टू रूब्रिक्स, इसमें मैंने जितने भी माइंड सेक्शन के रूब्रिक्स हैं, 858 रूब्रिक्स हैं, उन सब को एक्सप्लेन किया है, इंग्लिश में और हिंदी में, दोनों लैंग्वेजेस में। किसी किसी के जिसके मेटाफॉर्स मुझे अपील करते थे, मैंने वो मेटाफॉर्स लिखे हैं। जो डीडी है, डिफरेंशियल, एक रूब्रिक को दूसरे से डिफरेंशिएट कैसे करना है, जो हमारा असली काम है, वो भी मैंने बहुत जगह पे किया है। एंड आई एम हैप्पी टू अनाउंस के अभी 1 महीना नहीं हुआ मुझे इस बुक को रिलीज किए, और मेरी 500 से ज्यादा कॉपीज जा चुकी हैं, और रीप्रिंट में दोबारा बुक चली गई है। सो आई एम हैप्पी फॉर दैट कि आप लोगों ने मुझे इतना ज्यादा इस बुक को आपने प्रोत्साहन दिया, मुझे इंस्पिरेशन इससे और मिली, और लोगों के इतने सुंदर सुंदर कमेंट्स के आप विश्वास नहीं करेंगे। एक बार मुझे लगता है कि मुझे पूरा सेशन इसी का ही लेना पड़ना है कि सबने इतना सुंदर लिखा है। सो थैंक यू एवरीवन।
अब हम बात करेंगे थायराइड की। भी डॉक्टर रक्षा जी से बात हो रही थी अबाउट थायराइड के ये केसेस ठीक होते हैं, कैसे ठीक होते हैं, नहीं होते हैं। तो मेरा तो जो वे है दैट इज वेरी सिंपल। मुझे तो इतना पता है कि इसके T3, T4, TSH ये टेस्ट होते हैं, जहां पे सारा TSH पे डिपेंड करता है, क्योंकि वो स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। अगर TSH बढ़ जाता है तो T3 एंड T4 कम हो जाते हैं। अगर TSH बढ़ जाता है तो पेशेंट में मोटापा आने लग जाता है, लेकिन उस कंडीशन को हाइपोथायराइड कहते हैं, क्योंकि T3 एंड T4 कम हो जाता है। इसके ऑपोजिट, अगर TSH कम हो जाता है तो पेशेंट पतला होना शुरू हो जाता है, और उस कंडीशन को हाइपरथायराइड कहते हैं। बस इतना ही बहुत है, क्योंकि हम लोग इतने टेस्ट, TPO करवाओ और बहुत सारे, आजकल तो इतने बेहद टेस्ट आ गए हैं जिनके बारे में, आधे के बारे में तो हमें पता भी नहीं होता। मुझे तो जो लगता है कि हमें इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू फर्दर डिटेल्स, मुझे अभी एक याद आया, कोई हमारे डॉक्टर है, उन्होंने अपने बच्चे का कहीं टेस्ट करवाया, तो उस टेस्ट में थोड़ा सा हल्की सी कोई प्रॉब्लम है, उन्होंने आगे वाला टेस्ट करवा लिया, उसमें फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम, उन्होंने फिर आगे वाला करवा लिया। तो वो जब हॉस्पिटल में लेके गए तो हॉस्पिटल वालों ने उनको बोला कि आपने जब बच्चे को कोई सिम्टम्स नहीं है तो टेस्ट क्यों करवा रहे हो। तो आजकल ये वैसे ही ट्रेंड हो गया तरह तरह के टेस्ट का। जो इसका थायराइड का जो बेसिक टेस्ट है दैट इज T3, T4, TSH, और मेरी जितनी भी प्रेस्क्रिप्शन होती है उसी के ऊपर बेस्ड होती है। कोई ज्यादा इस झमेले में फंसने की जरूरत नहीं है कि उसका ये टेस्ट कैसा होगा, वो टेस्ट कैसा होगा। आप ये देखिए कि उसको प्रॉब्लम क्या है, उसके सिम्टम लो, सिंपल वे में, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। मेरे केसेस ऑलवेज बहुत सिंपल होते हैं। आजकल मेरे 100 डेज 100 केसेस की सीरीज चल रही है, तो उसमें तो मैं हमेशा, आपने देखा ही होगा कि आई टेक इन अ वेरी सिंपल वे। ऐसे नहीं है कि यहां से मैं ये इंटरप्रेट कर रही हूँ, मैं वो इंटरप्रेट कर रही हूँ, नहीं। चाहे केस लंबा होता है, कई बार हम उसमें से सिर्फ वो 2-4 चीजें निकालते हैं कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो उसके सेंटर में पहुंच रही है। हमारा काम रूब्रिक्स बनाना नहीं है कि पेशेंट बात बोली यार हम रूब्रिक पे रूब्रिक बनाई जा रहे हैं, रूब्रिक पे रूब्रिक, नो। हमारा काम है, पेशेंट आया, उसने 2-4 चीजें बताई, उसके अकॉर्डिंगली हमने उसका सेंटर ढूंढना कि वो चाहता क्या है। जैसे कल का डायबिटीज वाला केस है, उसमें 3 चीजें बिल्कुल क्लियर है। एक पेशेंट, उसको डायबिटीज हो गई, क्यों हुई, क्योंकि उसके घर में डेथ्स हो गई, और अब हो क्या गया डेथ की वजह से, उसके सिर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, बस बात खत्म। इतनी सी बात में वो पेशेंट की कैलकेरिया का मेडिसिन निकली, हमने दी। और होम्योपैथी में, एलोपैथी में ये चलन है कि 10-10 दवाइयां देते हैं। आप एक चीज बोलते हो कि मुझे एसिडिटी होगी, उन्होंने साथ में एसिडिटी वाली भी ऐड कर देनी है। आप बोलते हो मेरी टांगों में भी दर्द है, उन्होंने फिर कोई एनाल्जेसिक साथ में ऐड कर देनी है। आपने बोला कि मुझे थोड़ा वीकनेस महसूस होती है, तो उन्होंने साथ में टॉनिक शॉनिक, विटामिन डी, कैल्शियम, विटामिन B12, ये सब कुछ। वो एलोपैथी है, उनका सिस्टम ऐसा, हमारा ऐसा नहीं। हमारे सिस्टम में हमने एक ही दवाई की सिलेक्शन करनी है। और मुझे लगता है कि जहां पर हम एक मेडिसिन की सिलेक्शन कर लेते हैं, वहां पे अगर वो उसका रेपिटेशन ठीक हुआ, जो हैनीमैन ने 3rd एफोरिज्म में लिखा है, अगर उसका रेपिटेशन ठीक हुआ तो वो 100% क्योर देगी ही देगी। जैसे आज हम कुछ केसेस करेंगे, ये मेरे तकरीबन सारे के सारे केसेस आई थिंक 5-5, 7-7 साल पुराने हैं, और ये लोग आज भी मुझे मिलते हैं। जैसे सीलिएक डिजीज है, वीट एलर्जी है, उसके मैं पिछले 18 साल से पेशेंट्स को ठीक कर रही हूँ, और आम किसी से भी नहीं ठीक होते। मुझे ये लगता है कि शायद मेरी, हम दवाई इस तरीके से देते हैं, 30 दी, 200 दी, 1 ml दी, उसकी कुछ डोजेस ही पेशेंट के अंदर जाती हैं। शायद जब हम रेपिटेशन करते हैं, बार बार रिपीट करते रहते हैं, तो उससे उसके अंदर कोई ना कोई उसके सिम्टम्स पैदा होते होंगे, मे बी।
नॉट पक्का, लेकिन जिस मिनिमम डोज से हम ठीक करते हैं। मुझे ये पता नहीं था जब मैंने ये सीरीज स्टार्ट की 100 डेज 100 केसेस की, कि जो भी मैं केस देखती हूँ उसमें आई हैव गिवन ओनली फ्यू डोजेस। अगला केस देखती हूँ उसमें भी मैं देखती हूँ कि 3-4 डोजेस ही दिए हैं बेसिकली, तो बाकी तो सारा सैकलैक ही चलता है। तो दिस इज हाईली स्ट्रेंज। शायद पेशेंट ठीक भी इसीलिए होता है क्योंकि बस कुछ डोजेस की जरूरत होती है होम, क्योंकि ये कोई फिजिकल डोज तो कोई केमिकल तो है नहीं कि डायरेक्ट हम केमिकल देते हैं, ये तो एनर्जी है। डॉक्टर योगेश मल्होत्रा हमेशा बोलते हैं कि हम पेशेंट के अंदर एनर्जी, मैंने ये उनसे सीखा है कि हम एनर्जी उसके अंदर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। वो कितनी करनी है, वो किस तरह से करनी है, वो डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। सो अभी हम आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं विद केसेस। तो सबसे पहले केस लेते हैं, ये मेरा 2012 का केस है। ये एक पेशेंट है जिनको हाइपरथायराइड है, और आप ये देखना कि ये ठीक किस तरीके से हुए। ये मेरे पास आए 24/8/12 को। तो पहले आते सार उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब मैं कमजोर होता जा रहा हूँ, मेरा वेट बहुत कम हो गया है, 14 किलो रिड्यूस हो गया है ये कुछ ही समय में, तकरीबन 1 साल में, क्योंकि मेरा थायराइड बहुत कम हो गया, TSH इनका बहुत कम हो गया, मेरी टांगे दर्द होती हैं, मैं वीक हो गया हूँ, बिल्कुल पतला हो गया, सूख गया, 14 किलो वेट कम हो गया, और बहुत ज्यादा मेरे से तो चला भी नहीं जाता है। तो मैंने कहा अपनी रिपोर्ट्स दिखाइए। जब उनकी रिपोर्ट देखी T3 T4 जो कि कम होने चाहिए थे वो बढ़े हुए थे, क्योंकि जब भी TSH बढ़ता है तो T3 T4 कम हो जाते हैं, जब भी TSH कम होता है तो वो T3 T4 दोनों बढ़ जाते हैं। ये एक, क्योंकि स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH है, तो इनका TSH था 0.01, कितना ज्यादा कम, जो कि 0.5 होना चाहिए, 0.35 to 5.5 होना चाहिए। T3 जो 0.6 से 1 तक होना चाहिए वो दैट वाज 2.75। जो T4 है 5 to 12 होना चाहिए, वो 22 है। सो ज्यादा प्रॉब्लम तो हम देखते हैं कि TSH कितना है। सो TSH इनका बहुत ज्यादा कम हो गया, 0.01 हो गया। और इस वक्त जब वो मेरे पास आए तो उनका वेट 62 किलोग्राम था। मैंने उनसे, जैसे हम माइंड में लेते हैं, स्वभाव के बारे में पूछा कि कैसा स्वभाव है, गुस्सा गुस्सा कितना आता है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, गुस्सा गुस्सा तो कोई ज्यादा आता नहीं है, कोई ज्यादा लड़ाई भी मैं किसी के साथ नहीं करता। बस हम तो, क्योंकि आई बिलीव इन गॉड, भगवान पे विश्वास करता हूँ, मैं सत्संग अटेंड करता हूँ उनके, और रोज पाठ करता हूँ, एंड मेरी तो शांत ही नेचर है। दिस वॉज द केस। बस इसमें मेरे सामने दवाई क्लियर थी, क्योंकि ये इंटरेक्टिव सेशन नहीं है तो मैं ही सारे रूब्रिक्स बताती हूँ, क्योंकि इंटरेक्टिव सेशन में होता है कि 1 या 2 केसेस होते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं आपको 4-5 केसेस बता दूं ताकि टाइम उस हिसाब से बढ़ जाए। सो जब इन्होंने सबसे पहले आके बोला कि मैं पतला होता जा रहा हूँ, डिल्यूजन थिन इज गेटिंग, ये सबसे पहला था। इसके साथ एक और रूब्रिक है, डिल्यूजन्स ऑफ इमासिएशन, कमजोर होना, पतले हो जाना। वो भी उसमें इमासिएशन में क्या होता है कि मास कम हो गया है पेशेंट का। और दूसरा उन्होंने बोला कि वीकनेस, ये मैं जरूरी नहीं कि सिर्फ माइंड ही यूज करूं, मैं बहुत बार जनरल्स में जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं, जैसे वीकनेस वाला होता है, डिजायर्स होती हैं, एवर्शंस होती हैं, एग्रीवेशन, एमिलेरेशन, सीजन्स का होता है, या हीट कोल्ड का होता है, वो मैं डेफिनेटली लेती हूँ अगर किसी के बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग हो। तो इन्होंने क्या बोला कि मेरी लातें, मेरी टांगे इतनी दुखती है कि मेरे से तो चला भी नहीं जाता, इतना मैं कमजोर हो गया हूँ। तो यहाँ पर वीकनेस, इनोवेशन, एग्जॉशन, प्रोस्ट्रेशन, जो जनरल्स में रूब्रिक है वो भी मैंने लिया। और स्वभाव कैसा है,
क्वाइट डिस्पोजिशन, शांत रहने वाला। और साथ में क्यों ऐसा है? क्योंकि ही सेज कि मैं परमात्मा का नाम लेता हूं, एंड इसको हम लेते हैं रिलीजियस अफेक्शन। जब ये रूब्रिक्स डाले तो देयर वाज ओनली वन मेडिसिन, दैट वाज सल्फर। जो लोग हमारे इस माइंड के अकॉर्डिंगली प्रैक्टिस करते हैं वो इमीडिएटली इस दवाई तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि सल्फर थिन गेटिंग में सिंगुलर है। हमारे पास दो रूब्रिक्स हैं, एक है डिल्यूजन थिन इज गेटिंग, एक है डिल्यूजन थिन ही इज। दोनों में फर्क है, लगता है कि सेम सेम है लेकिन दोनों में फर्क है। ही इज गेटिंग में, डिल्यूजन थिन इज गेटिंग में वो पतला होता जा रहा है, वो कमजोर होता जा रहा है, उसका वेट कम होता जा रहा है। लेकिन डिल्यूजन थिन ही इज में कि वो पतला है, उसका वेट 60 किलोग्राम है। ये नहीं कि पहले 70 था अब 60 हो गया, नहीं, 60 ही है, वो पतला है, ही इज थिन। तो ये दोनों में फर्क है। दोनों की मेडिसिन भी डिफरेंट है, इसमें थिन गेटिंग में सल्फर है, उसमें थूजा है, एक ही मेडिसिन है उसमें भी। सो मेडिसिन इसकी निकलती है सल्फर। सल्फर इनको, मैं जैसे पिछली बार पैथोलॉजी पे मैंने लाइव सेशन दिया था कि हम किस तरह से मेडिसिन को देते हैं, तो उसमें डिटेल में हमने बात की थी। आज मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी, लेकिन जो हम कॉमनली देते हैं, पहले उनको 30 पोटेंसी दी गई, उसके बाद उनको थोड़ा सा फर्क लगने लगा, लेकिन फिर भी मुंह में काफी ज्यादा छाले थे, तो 1 महीने के बाद मैंने फिर से सल्फर 30 दी। जब मुझे कभी लगता है कि अभी मुझे हाई उस पर नहीं जाना चाहिए, तो मेरे अकॉर्डिंगली मैं उसको दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि 30 एक बार दोबारा देके देखते हैं। और उनका पहले महीने में वेट था 62, अगले महीने में 63, अगले महीने में 64, अगले महीने में 65। बड़ी हैरानी वाली बात है कि हर मंथ बाय मंथ उनका 1 किलोग्राम वेट बढ़ता था, लेकिन उनका थायराइड जो था T3 was 2.6, 94 was 19.90, TS was 0.01, अभी भी ठीक नहीं हुआ। ये मेरे बहुत पुराना 12 साल पुराना केस है। तो अब मुझे पता चला कि जब भी ये हाइपर थायराइड हो, TSH बहुत ज्यादा कम हो, लाइक 0.01, तो उसको ठीक होने में 6-8 महीने लगते हैं। ऐसे नहीं है कि दवाई दी 2 महीनों में दोबारा टेस्ट कर, हुआ नहीं, दवाई चेंज कर दो। नो, पहली बात, आपकी दवाई जो फर्स्ट सिलेक्शन है वो बेस्ट सिलेक्शन होनी चाहिए। अगर मान लो आपके पास टाइम नहीं है, किसी पेशेंट को टाइम नहीं दे सकते, तो ये मत कहिए कि चलो अभी इसको ये दे के भेज देता हूं और फिर जब अगली बार आएगा देखेंगे। नो, उसको डिटेल में लीजिए। अगर आज नहीं देख सकते तो दोबारा कल बुला लीजिए, परसों बुला लो, जब भी कभी टाइम। लेकिन फर्स्ट टाइम की जो सिलेक्शन है वो फुल प्रूफ, बिल्कुल फर्स्ट क्लास वो होनी चाहिए। उसके बाद इनको सल्फर 200 की एक डोज दी, एंड उसके बाद 1 mg की एक डोज दी, एंड उनका वेट आफ्टर 6-7 मंथ 67 हो गया। और ये मेरे पास आए थे 4/12 को। अब 3/13 की रिपोर्ट, अब 1 साल होने को है, तब उनका T3 आया 1.26, T4 9.39, दोनों नॉर्मल लिमिट में, और TSH 0.86, अभी भी कम था, लेकिन उनका वेट 69.5 किलोग्राम हो गया पूरे इन 10-11 महीनों में। हेल्थ इंप्रूव करके, उनके मुंह में छाले अक्सर पड़ जाते थे, वो ठीक हो गया। और मेरे पास बहुत सारी उनकी रिपोर्ट्स है, हम उसमें नहीं जाएंगे। तो अगले महीने वेट 73, और जब मेरे पास इन्होंने ट्रीटमेंट छोड़ा 11/8/14 को, 4/13 को, 12 को स्टार्ट किया था, 13-14, 2-2.5 साल लगे। और जो लास्ट रिपोर्ट्स हैं
एक में TSH आया है 1.151, दूसरे में जो लेटेस्ट रिपोर्ट थी लास्ट वाली उसमें TSH वाज 2.0। बात सिर्फ TSH के बढ़ने की नहीं थी कि TSH बढ़ गया, बात ये थी कि जो उनमें सिम्टम्स थे कि वो पतले होते जा रहे हैं, कमजोर हो गए, 14 किलो वेट रिड्यूस हो गया, वो कितने ढंग से, कितने अच्छे तरीके से वो उनका वेट बढ़ा। 1-1 किलो हर मंथ वो आते थे, 1-1 किलो उनका वेट बढ़ता था। और फर्स्ट क्लास जब वो मेरे पास आए थे 62.4 था, और जब एंड में उनका 72-3 किलोग्राम्स था। और बाद में भी मुझे बहुत बार मिले हैं, लेकिन कोई दवाई नहीं चल रही, कोई कुछ नहीं, सब ठीक है, बिल्कुल 100% ठीक है आज तक। और कितने साल हो गए, 10 साल से ऊपर हो गया। अगर हमारे केसेस रिलैप्स होकर आते हैं, इसका मतलब है कि या तो हमारी दवाई की सिलेक्शन ठीक नहीं है या हमने ठीक ढंग से नहीं। अभी हम सेकंड केस करेंगे। ये है, ये तो जो माइंड पे प्रैक्टिस करते हैं वो 1 मिनट में समझ जाएंगे कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो ये एक लेडी है 35 इयर्स की, इनका TSH है 45, T3 T4 मैंने लिखा नहीं हुआ। TSH जो के 5.5 तक उसकी मैक्सिमम लिमिट होती है, 0.5 to 5.5, वो है 45। और एलोपैथी ले रहे हैं एंड 125 mcg थायरॉक्सिन, 125, बहुत ही ज्यादा, बहुत मोटे थे। और इनको प्रॉब्लम थी हाइपोथायराइडिज्म। इनको जब ये, इनके 2 बच्चे हुए, जब जब भी बच्चे हुए तब तब इनको थायराइड की दवाई खानी पड़ी, तभी से प्रेगनेंसी, फर्स्ट प्रेगनेंसी से ही स्टार्ट हो गया। और जिस दिन वो मेरे पास आए 125 mcg वो 2 महीने से ले रहे थे, तो उनका TSH था 1.8, 45 से स्टार्ट होके 1.8 था जिस दिन वो मेरे पास आए। तो उन्होंने 3-4 बातें बताई। पहली बात कि बॉडी बहुत लो फील करती है, मोटापा तो इतना हो गया है, लेकिन थक बहुत जल्दी जाते हैं। जैसे इस पेशेंट ने भी बोला था, पहले वाले ने, कि थक जाता हूं। इनका भी यही था कि नॉर्मल रूटीन के काम करते करते मैं थक जाती हूँ और मेरे से मैनेज ही नहीं होता। स्कूल टीचर है, स्कूल में सुबह, स्कूल वालों का तो बहुत मुझे लगता होता है कि बड़ा मुश्किल काम है, सुबह 7 बजे पहुंचना तो दोपहर को 2-3 बजे आना। जो सुबह का अर्ली मॉर्निंग वाला टाइम होता है वो भाग दौड़ वाला टीचर्स का होता है। तो इन्होंने बोला कि बॉडी बहुत लो फील करती हूँ और थक बहुत जल्दी जाती हूँ। दूसरा, ओबेसिटी, मोटापा, वेट कितना, 94.5 किलोग्राम, इतने मोटे, 94.5 किलोग्राम्स। फिर उन्होंने बताया कि उनको एंजाइटी एंड डिप्रेशन भी था, और जिसको कि उन्होंने एलोपैथिक मेडिसिन ली और उनसे मैं ठीक हुई। और उनको फेशियल पैरालिसिस भी, फेशियल पाल्सी भी हुई थी, वो भी ठीक है। जब मैंने रीजन पूछा कि क्या रीजन, क्यों डिप्रेशन हुआ या क्यों एंजाइटी हुई या क्या इसका कारण था, तो उन्होंने बताया कि घर में हालात ही ऐसे होते हैं। बहुत सारे लोगों के घरों में इतनी बिटर एक दूसरे के साथ रिलेशंस, और इन्हीं रिलेशंस के खराब होने से मुझे लगता है कि आधी बीमारियां तो औरत को ऐसे ही लग जाती है। तो इन्होंने बोला कि जॉइंट फैमिली है, काम करना पड़ता है, स्कूल भी जाना, बच्चों का भी देखना, घर का भी काम करना, सिस्टर इन लॉ है वो भी इधर ही रहते हैं, और बहुत ज्यादा घर में प्रॉब्लम रहती है। और उनकी आवाज भी काफी बैठी हुई थी, होर्सनेस काफी ज्यादा थी बिकॉज ऑफ दिस हाइपोथायरॉयडिज्म। तो मैंने कहा कि अगर घर में इतना ज्यादा हालात खराब है, कहते जितने मर्जी खराब है, लेकिन मैं तो ना मैं किसी के आगे बोलती हूँ, मैंने तो हर चीज पे कॉम्प्रोमाइज किया हो कि ठीक है कोई बात नहीं,
जैसा मर्जी कोई करता रहे, हमें अपना काम करना चाहिए। मैं तो अपना पूरी उससे शिद्दत से अपने घर का काम करती हूँ, वो मेरा घर है, नहीं कोई ढंग से बोलता ना बोले, लेकिन मैंने हर चीज के साथ कॉम्प्रोमाइज किया हुआ है। और घर में कोई बीमार हो जाए, मैं उसकी बहुत केयर करती हूँ, नहीं अगले पूछते ना पूछे, लेकिन मेरा फर्ज है तो मैं अपने फर्ज पूरे निभाती हूँ और उनकी बहुत केयर करती हूँ। मैं जो भी है मैं उससे सेटिस्फाइड हूँ। सो जितने भी हमारे माइंड पर प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर्स हैं, उनको दवाई पता लग गई होगी। सो दिस इज कॉकुलस। कॉकुलस एक, यस, रिया पटेल, बिल्कुल ठीक लिखा आपने। सो कॉकुलस एक ऐसी मेडिसिन है जो डॉक्टर एम.एल. सहगल जी ने पता नहीं उनका कैसा विजन था कि उन्होंने हमें इतनी जबरदस्त मेडिसिन दी। हम तो कभी यूज भी नहीं करते थे पहले, जब 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 से ये माइंड शुरू किया उससे पहले तो कभी यूज ही नहीं की थी। सिर्फ ट्रैवलिंग सिकनेस के लिए या चक्कर चुक्कर आए कुछ इस तरह की चीजों के लिए इस्तेमाल करते थे। ये उनका विजन था कि उन्होंने हमें ये मेडिसिन सिखाई कि ये इस तरह का पेशेंट होता है जो हर चीज में कॉम्प्रोमाइज करता है। और कैसे कॉम्प्रोमाइज करता है? कंटेंटेडली, हैप्पीली, खुशी से, रूठ के नहीं, गुस्से में नहीं, बिल्कुल हैप्पीली। वो कहता है कि जिसने जो करना है करी चले, हम तो किसी को कुछ नहीं कहते। घर में सास की, बहू की, इन लॉज की, सबकी जितनी मर्जी प्रॉब्लम्स चलती रहे, ये पेशेंट हैप्पीली सब चीजों पे कॉम्प्रोमाइज करता है। रेकॉग्नाइज रियलिटी एंड एक्सेप्ट्स, ये उन्हीं का बनाया हुआ रूब्रिक है कि रियलिटी को, सच्चाई को पहचान कर उसके साथ कॉम्प्रोमाइज करना। मुझे नहीं लगता कि हमारी पूरी रेपर्टरी में कोई इतना कॉम्प्रोमाइजिंग पेशेंट होगा। और जब घर वाले बीमार पड़ते हैं, जो जिन लोगों ने उसको तंग किया होता है, जो बीमार पड़ते तो उनकी रात रात भर जाग के उनकी सेवा करता है। इस तरह का ये पेशेंट होता है और खुद को बीमार कर लेता है, खुद ये बीमार हो जाता है, लेकिन दूसरों की सेवा बहुत करता है, तो इसको हम गुड नर्स भी बोलते हैं। सो इनको हाइपरटेंसी दी और नेक्स्ट टाइम रिपोर्ट जो इनकी 4.28 थी, तो इनका 125 से 100 पे किया एमसीजी। फिर इनकी रिपोर्ट आई 2, उसके बाद 75, फिर आई 1.7, फिर 50, फिर 25। 3-3 महीने के बाद इनको भी ठीक होने में 2-2.5 साल लग गए। तो जब इनकी बिल्कुल 25 एमसीजी भी बंद की, तब तक इनको 2 साल हो गए थे दवाई लेते हुए। और इनको पीरियड्स की भी जो प्रॉब्लम थी, कुछ थी प्रॉब्लम, तो वो भी इनकी धीरे धीरे अपने आप रेगुलर नॉर्मल सी हो गई। जब इनको पूरी स्टॉप करने के बाद भी मैंने 6 मंथ तक इनका फॉलो अप दिया इनको, और बाद में भी अब भी इनके फादर आते हैं मेरे पास, तो इनकी सिस्टर जो है उसको भी हाइपोथायराइड था, उसका भी इलाज मैंने किया। उनकी नेट्रोम्योर मेडिसिन थी, इनकी कॉकुलस थी। उनके तो बेबीज के भी, प्रेगनेंसी के भी थोड़े इश्यूज थे, तो इनके तो बच्चे हो चुके थे। देखो होम्योपैथी ने 125 एमसीजी चल रही है दवाई थायरॉक्सिन, कम करते 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 वो खत्म कर दी बिल्कुल। लग गया चाहे साल लग गया, चाहे 2 साल लग गए, लेकिन एलोपैथी तो कभी बंद नहीं होती। ऊपर से 125 एमसीजी चल रही है, तो उसके साइड इफेक्ट्स देख लो कितने होंगे। मैं किसी सिस्टम को कंडेम नहीं कर रही कि एलोपैथी बुरी है या कुछ बुरा नहीं है, बट नो सिस्टम इज कंप्लीट। एलोपैथी का पसारा बहुत ज्यादा है, सारी दुनिया में है, उसको हम कंडेम कर भी नहीं सकते क्योंकि वो इमरजेंसी की मेडिसिन है। अगर आज भी कोई एक्सीडेंट होता है, किसी को इमरजेंसी की जरूरत पड़ती है, तो सबसे पहले हम हॉस्पिटल में जाते हैं, क्योंकि जहां पे जिंदगी का सवाल होता है वहां एलोपैथी की जरूरत पड़ती है। कोई सर्जरी है वो भी उन्होंने ही करनी है। सो आई नेवर कंडेम एलोपैथी, लेकिन अगर क्योर होती है तो दैट इज ओनली विद
होम्योपैथी। एलोपैथी में सारी उम्र बंदा खा के, थायरॉक्सिन खा के नॉर्मल तक रख सकता है, लेकिन अगर 2 महीने भी नहीं खाएगा तो उसकी प्रॉब्लम फिर वहीं की वहीं पहुंच जाएगी। लेकिन होम्योपैथी में 2 साल दवाई खाकर भी अगर आपकी दवाई छूट जाती है तो समझो कि बहुत बड़ी बात है। इनको कॉकुलस 30 दी, 200 दी, 1M दी, 1 मंथ के डिफरेंस पे, और फिर 3 महीने के बाद इनको 1M रिपीट करते रहे, और बिल्कुल 100% ठीक हो गए कॉकुलस के साथ। देखो कितना 45 इनका TSH था जब इन्होंने एलोपैथी स्टार्ट की, सीधी 125 तक, इतनी ज्यादा। सो अभी हम बात करेंगे एक थर्ड केस की। ये भी एक लेडी है 50 इयर्स की। देखो हर एक की स्टोरी डिफरेंट होती है, हर एक का कारण डिफरेंट होता है, हर एक के सिम्टम डिफरेंट होते हैं, हर एक की वजह डिफरेंट है। जैसे जैसे ये सब डिफरेंट डिफरेंट चीजें, उसी तरह से मेडिसिन भी सभी की डिफरेंट होंगी। सो ये एक 50 इयर्स की लेडी है जिनको भी हाइपोथायराइड है और TSH है 48.10। मैं बड़ी हैरान होती हूँ कि कितना ज्यादा लोगों का थायराइड बढ़ जाता है, हद ही हो जाती है। जो 5 तक चाहिए, जिसकी लिमिट 5.5 है, वो 48। और इन्होंने तो कोई भी, मुझे लगता है, एलोपैथी ली ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और जब मेरे पास आए तो मैंने कहा कि आपका बहुत ज्यादा है, तो शी सेड कि नहीं, मैंने तो एलोपैथी लेनी नहीं है, बस आपके पास आ गए, आप दवाई दो तो मैं ठीक हो जाऊं। मैंने कहा ठीक है। तो इनसे पूछा गया कि प्रॉब्लम क्या है। कहते मुझे तो, एक तो मुझे घबराहट बहुत होती है, एंजाइटी होती है, स्ट्रेस होता है बहुत ज्यादा, और एक नींद नहीं आती, घबराहट होती है, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक, और मेरा वेट बढ़ी जा रहा है। दिस वाज हर प्रॉब्लम। ये 16 में मेरे पास आए थे। तो मैंने कहा कैसे शुरू हुआ, मेरा हमेशा फर्स्ट क्वेश्चन होता है, शुरू से बताइए कि कब से स्टार्ट हुआ, डेट वाइज, टाइम वाइज, जो जो कुछ भी आपको पता है। ये नहीं कि आधा बीच में कभी 2010 सन बता दिया, कभी 24 बता दिया, कभी नो। मैं कहती शुरू से स्टार्ट कीजिए कि कब से आपको कब कब प्रॉब्लम है। तो इन्होंने बोला कि मुझे ये प्रॉब्लम 3-4 साल पहले से हो सकता है कि स्टार्ट हुई हो, क्योंकि तब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई थी 3-4 साल पहले, शायद तभी से ये प्रॉब्लम हुई हो। लेकिन उन्होंने टेस्ट नहीं कराया, यही इनका फर्स्ट टेस्ट था। और 1 साल के बाद फिर मेरे बेटे की डेथ हो गई। और कैसे डेथ हुई, उसकी कोई सर्जरी होनी थी, ही वॉज इन PGI, और सर्जरी होने से 1 दिन पहले ही उसको हार्ट अटैक आया, एंड ही डाइड इन द PGI, जहां पे उसको जिंदगी मिलनी थी, जहां पे उसकी बीमारी का कोई पता नहीं कौन सी, क्या, किस चीज की सर्जरी होनी थी, ये तो मुझे भूल गया। तो वहां पे उसकी डेथ हो 3-4 साल के बाद ही। और एंड ही वॉज मैरिड, एंड उसके 2 बच्चे, एक लड़का और एक लड़की थे। और मैं तो बहुत अपसेट होगी, पहले हस्बैंड की डेथ होगी, फिर यंग बेटे की। तो ये तो शायद पेरेंट्स के लिए सबसे ज्यादा टॉर्चरिंग होता है कि उनके बेटे की उनके सामने डेथ हो जाए। तो उन्होंने बोला कि फिर मुझे टेंशन हो गई, और मुझे सारी सारी रात नींद नहीं आती, अब भी नहीं आती न, मैं अकेली नहीं रह सकती, मेरा दिल करता है कि मैं दरवाजे खोलूं और भाग जाऊं बाहर, इस सबसे कहीं दूर भाग जाऊं। ये बात कम से कम उन्होंने 4-5 बार बोली कि मैं अकेली रह गई हूँ, अकेले रहने से मुझे घबराहट होती है कि मेरा बेटा चला गया, मेरे सामने मेरी डॉटर इन लॉ घूमती है, इतनी यंग है, उसके 2 बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, 3-4 साल का, 5-6 साल का, वो सामने चलते फिरते हैं, और मेरा दिल करता है मैं तो भाग ही जाऊं, कहीं से ये जगह छोड़ के ही चली जाऊं। अब मुझे इन बच्चों की चिंता है, और इन डेथ्स के कारण मैं बीमार हो गई, मैं अकेली नहीं रह सकती। और मुझे तो भगवान पे भी इतना गुस्सा आता है कि मैं ही मिली थी, तूने सारा मेरे ऊपर ही ये सब कुछ करना था, क्यों?
भगवान ने मुझे ही क्यों चुना कि बस तेरे साथ ही बुरा करना है? पहले हस्बैंड की डेथ होगी, फिर बेटे की। तो मैंने उनको दवाई दी। अभी हम पहले बात कर लेते हैं कि हमने कौन कौन से रूब्रिक्स लिए। सबसे पहला रूब्रिक, एलमेंट फ्रॉम डेथ, डेथ ऑफ पेरेंट्स, फ्रेंड्स, एलमेंट्स फ्रॉम डेथ ऑफ अ चाइल्ड। बच्चे के दोनों अलग अलग रूब्रिक है। एक में पेरेंट्स और फ्रेंड्स है। फ्रेंड्स में हम हस्बैंड को भी इंक्लूड करते क्योंकि हस्बैंड वाला कोई ऐसा रूब्रिक नहीं है। और कई रेपर्टीज ने लव्ड वंस लिखा हुआ है कि डेथ ऑफ लव्ड वंस। और दूसरी जो बात बोली उन्होंने, यस डॉक्टर राजीव जैन, बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं आप। दूसरी उन्होंने बात बोली कि मैं अकेली नहीं रह सकती, मुझे घबराहट होती है, एंजाइटी अलोन व्हेन। बिल्कुल सिंपल तरीके से, सिंपल वे में रूब्रिक लीजिए। और फिर उनका क्या करने को मन करता था कि मैं ये सब छोड़ के भाग जाऊं कहीं। ये क्या होता है? दिस इज एस्केप अटेम्प्ट्स टू। वो पेशेंट कोशिश करते, यस दिव्या असवानी, यस एस्केप अटेम्प्ट्स टू, कि मैं इस सिचुएशन से बाहर निकल जाऊं, कहीं चला जाऊं, छोड़ छाड़ के चला जाऊं, क्योंकि अब मेरे से ये अकेलापन सहा नहीं जाता, मुझे घबराहट होती है, आई फील एंजाइटी, स्ट्रेस होता है, बच्चों को सामने देखती हूँ तो भी स्ट्रेस होता है और अकेलापन लगता है। और जो तीसरी बात थी, दैट वाज मैं ही बस, भगवान ने मुझे ही चुना है, वाई अकेली मैं ही रहेगी, भगवान पता नहीं किस किस चीज के मेरे से ये बदले ले रहा है कि मेरे साथ इतना बुरा किया उसने। तो इसमें सभी को पता है कि डिल्यूजन वेंजियंस थिंक्स ही इज सिंगल्ड आउट फॉर वेंजियंस, गॉड्स वेंजियंस, ही इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ गॉड्स वेंजियंस, कि भगवान मेरे से बदले ले रहा है, भगवान ने मुझे ही चुना है इन सब चीजों के लिए, कि बस इसी का बुरा हो, इसी का यही खत्म हो। सो इन सब में जो फर्स्ट मेडिसिन आती है, दैट इज कालीब्रोम। इसके बिल्कुल पैरेलल कॉस्टिकम खड़ी है, लेकिन कॉस्टिकम में वो गॉड एंड वेंजियंस एंड ऑब्जेक्ट एंड सिंगल्ड आउट वो नहीं है। इसमें सिर्फ कालीब्रोम ही है जिसमें वो भगवान को इस तरह से नकारता है कि व्हाट इज दिस, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, तुमने मुझे ही ऐसा क्यों चुना। तो बहुत सारे केसेस में जहां पे पेशेंट इस तरह से भगवान को ब्लेम करते हैं, आई हैव यूज्ड कालीब्रोम मेनी टाइम्स, और ये बहुत अच्छा इफेक्ट करती है। तो यहाँ पे इनको कालीब्रोम 30 की एक डोज दी। माय पैटर्न इज सेम, 30 to 100 1 m आई रिपीट एवरी मंथ। तो जब पहली बार दवाई दी, पहले ही महीने में इन्होंने कहा कि मेरी नींद थोड़ी, मुझे फर्क पड़ गया है, एंग्जाइटी भी कम हो गई है, और इन्होंने दोबारा हर महीने TSH करवा के आते थे। TSH करवाया तो इट वाज 11.64। पहली बार में ही इस कालीब्रोम 30 की एक दो डोजेस के साथ ही इट रिड्यूस टू 11.64। आगे फिर उनको 200 दी, एंड देन आफ्टर 1 month 1 m दी। नेक्स्ट रिपोर्ट आती है 7.51। और उसके बाद उन्होंने और भी कितनी सारी बीच में रिपोर्ट्स थी, क्योंकि ये भी केस तकरीबन 1.5 साल तक चला। और जो लेटेस्ट रिपोर्ट उनकी थी, दैट वाज 2.3 TSH। सो कालीब्रोम ने, जरूरी नहीं होता कि कालीब्रोम थायराइड को कवर करेगी, लेकिन जो माइंड है, जो सेंटर है, जब हमने वो पकड़ा होता है, तो प्रूविंग में चाहे कोई बीमारी आई हो या ना आई हो, ये सब रूब्रिक के बेसिस के ऊपर कालीब्रोम देने से वो डेफिनेटली असर करती है। ये हमने बहुत बार देखा है, बहुत बार, कि चाहे बीमारी उसमें आई है या नहीं आई है, लेकिन अगर हम सेंटर पकड़ लेते हैं तो कंडीशन ठीक होनी ही होनी, 100% होनी।
तो अभी हम एक लास्ट केस करेंगे क्योंकि 15 मिनट्स रह गए हैं। तो ये भी थायराइड का केस है। इनको ये 40 इयर्स के हैं, ये भी फीमेल है और थायराइडाइटिस है और इनके गले में नोड्यूल है दैट इज 27x10 mm का। और ये 3-4 साल से इनको थायराइड की प्रॉब्लम थी। TSH इनका 0.15 था। सो ये भी हाइपर थायराइड था। तो इन्होंने 2-3 साल एलोपैथी खाई, उससे कोई इनको फर्क ही नहीं पड़ा। पता नहीं, या तो इन्होंने ढंग से दवाई नहीं ली या फिर दवाई में कोई थोड़ा बहुत होगा। तो इनको बिल्कुल भी एलोपैथी से फर्क नहीं पड़ा। फिर ये 2-3 साल के बाद मेरे पास आए। तो जब जो मेरे पास आने वाली वो रिपोर्ट थी दैट वाज TSH वाज 0.15 और इनको बड़ी प्रॉब्लम्स थी। इनका केस बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह के केसेस बताते नहीं है, लेकिन कई बार हमको कुछ चीजें ऐसी मिल जाती हैं। तो उन्होंने बताना शुरू किया कि सारी बॉडी पे बहुत ज्यादा इचिंग होती है, सांस में सांस ऐसे रुकने लग जाता है और वीकनेस बहुत महसूस होती है, कमजोरी महसूस होती है। सारे पेशेंट्स में, थायराइड के जितने भी पेशेंट्स मैं देखती हूँ, सभी में वीकनेस तो जरूर होती है। और जो इन्होंने एलोपैथी भी ली थी वो भी सुपर स्पेशलिस्ट से ली थी, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। तो मैंने कहा जी शुरू से बताइए कब से कैसे स्टार्ट हुआ। तो उन्होंने बोला कि ये तो मत ही पूछो कि कब स्टार्ट हुआ कैसे स्टार्ट हुआ। कहते अपने जब भी मैं शादी करके आई यहाँ पे तो मेरी इन लॉज के साथ बिल्कुल नहीं बनी। वैसे मैं बड़ी हैरान होती हूँ कि मुझे लगता है बड़ी मुश्किल से 5-7% लोग होते होंगे जिनकी बनती है। अदरवाइज जितने पेशेंट्स आते हैं सभी की, किसी की मदर इन लॉ के साथ नहीं बनती, किसी की सिस्टर इन लॉ के साथ नहीं बनती। पता नहीं किस तरह के ये रिश्ते, उलझे हुए टूटे फूटे रिश्ते, मैं तो इनको टूटे फूटे ही कहती हूँ कि इस तरह के रिश्ते होते हैं जिनके कारण आप बीमार हो जाते हैं। सो इन्होंने बोला कि मेरे इन लॉज की फैमिली में मेरा अच्छी बनी नहीं है। तो जब भी मैं शादी करके आई तभी से मुझे कोई ना कोई प्रॉब्लम स्टार्ट होती। इनके लिए मैं सब कुछ करती हूँ, खाना बनाती हूँ, कपड़े धोती हूँ, सफाइयां करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, लेकिन फिर भी ये लोग मेरे साथ लड़ते रहते हैं। मुझे तो अब गुस्सा भी बहुत आने लग गया है। और पहले तो मुझे गुस्सा आता तो मैं पी लेती थी, लेकिन अब तो इतना गुस्सा आता है कि मेरे आसपास जितनी चीजें होती है मैं उठा उठा के फेंक देती हूँ। बहुत ज्यादा गुस्सा चढ़ता है और मेरा तो ये दिल करता है कि इस सारे झमेले से तो अच्छा है मैं तो मर ही जाऊं। और मैंने तो 1-2 बार कोशिश भी की। मैंने गोलियां, कितनी बड़ी नींद की गोलियां खा ली, लेकिन बच गई। बड़ा बहुत मुझे इस फैमिली ने मुझे बहुत तंग किया। मैंने कहा इतना गुस्सा क्यों आता है? कहती करूं क्या? आपको पता नहीं है डॉक्टर साहब ये किस तरह के लोग हैं। जब मैं वो पुरानी बातें याद करती हूँ, पुरानी कोई लड़ाइयां याद आ जाती हैं, तो मेरी कंडीशन बहुत ज्यादा वर्स्ट हो जाती है। तो मैं वायलेंट हो जाती, फिर मुझे गुस्सा बहुत आता है कि इन्होंने क्या किया मेरे साथ। मैंने कहा हुआ ऐसा क्या कि आपको इतना ज्यादा गुस्सा आता है? वो कहती है कि क्या बताऊं, ना ही बताऊं, कैसे बताऊं? तो मैंने कहा हुआ क्या? तो कहती है एक बार मेरे फादर इन लॉ ने मुझे पकड़ लिया। तो मैं तो सोच भी नहीं सकती कि वो क्या क्या हरकतें करने लग गए। मुझे तो बताते हुए भी शर्म आती है। इतनी मेरी बेइज्जती हुई, इतनी ज्यादा। तो मैंने अपने हस्बैंड को वो बात बताई तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं ऐसे तो हो ही नहीं सकता, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। तो कहाँ ये लोग, हस्बैंड ने सुनी ही नहीं बात मेरी। तो मुझे इतनी ज्यादा बेइज्जती। हालांकि उन्होंने ऐसे ऐसा किया भी है कुछ नहीं, पर मुझे पकड़ा, जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश की। सो दिस वाज वेरी इंसल्टिंग फॉर मी। एंड तभी से बस मेरा इस घर से कोई प्यार नहीं है और तभी से मुझे लगता है कि ये सब प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई।
तो मैंने कहा कुछ और बताना चाहते हो? तो कहते नहीं। सो दिस वाज द केस। यहाँ पे सबसे पहला जो मैंने लेने का सोचा, दैट वाज एलिमेंट फ्रॉम सेक्सुअल अब्यूज। मैं तो इसको सेक्सुअल अब्यूज ही मानूंगी। और ऑफ कोर्स के उसके अपने ही घर में, बंदा अपने ही घर में सेफ नहीं है। यस। तो दूसरा, एंगर वाली दो कंडीशंस हैं। एक, मैं तो किसी को पहले कुछ कहती ही नहीं थी, एंगर मैं दबा ही लेती थी। एंगर सुप्रेस्ड, एलिमेंट फ्रॉम एंगर, वेक्सेशन सुप्रेस्ड फ्रॉम। और दूसरी जो कंडीशन आई कि इतना गुस्सा आता है, अब तो इतना आता है कि मैं इर्द गिर्द सब चीजें उठा के इधर उधर फेंक देती। दोनों दोनों की दोनों हालत आ गए। और अगली बात कि मेरे तो दिल करता है कि मर जाऊं। और मैंने 2 बार गोलियां भी खाई पर मरी ही नहीं। सो यहाँ पे 2 रूब्रिक्स हैं हमारे पास। एक है डेथ डिजायर्स, जिसमें पेशेंट इच्छा रखता है कि वो मर जाए। हे भगवान, मुझे तो मौत दे दो, हे भगवान मैं तो मर ही जाऊं। लेकिन वो करता कुछ नहीं है। वो कभी ये नहीं सोचता कि मैं ऊपर से छलांग लगा दूं, मैं चाकू अपने पेट में छुरा घोंप लूं। नहीं, किल डिजायर इज लिटिल डिफरेंट। तो वो है डेथ डिजायर। किल डिजायर होता है खुद को मार लेना, खुद को मारना। वो नहीं, एक इच्छा है कि भगवान मुझे उठा लो। दिस इज डेथ डिजायर। और जब वो कोशिश डेथ डिजायर के साथ गोलियां खा लेता है या अपनी नस काटने की कोशिश करता है, तो वहां पे हम सुसाइडल डिस्पोजिशन लेते हैं। यहाँ पे हम डेथ डिजायर नहीं लेंगे, क्योंकि उसने वो एक्ट कर लिया, बच गई चाहे, लेकिन यहाँ पे उसने वो एक्ट कर लिया, तो हम सुसाइडल डिस्पोजिशन लेंगे। और जो इंसल्टेड फीलिंग, डिल्यूजन, इंसल्टेड ही और शी इज, तो यहाँ पे मेडिसिन निकलती है, जैसे अभी डॉक्टर्स ने लिखा, दैट इज स्टैफिस एग्रिया। और इसको कंफर्म करने के लिए मैंने रूब्रिक डाला, जो उन्होंने कहा था कि वो पुरानी बातें मुझे तंग करती हैं, dwells on past disagreeable occurrences, वो भी इसी स्टेफी में थी। सो स्टेफी सेग्रिया इनको 30 में दी। देन जब पहली डोज दी तो इन्होंने बोला कि इनकी खारिश बिल्कुल 100% ही ठीक हो गई जस्ट विद 1 डोज। जैसी स्टेफी दी, साथ के साथ ही खारिश बिल्कुल खत्म। और जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम थी, नो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, नो इचिंग एंड फेल्ट टू मच बेटर। 1 महीने के बाद फिर से इनको 200, 1 m इस तरह कम से कम 6-8 महीने, साल भर इनकी मेडिसिन चलती रही। इन्होंने बीच बीच में टेस्ट करवाए। और जो लेटेस्ट रिपोर्ट मेरे पास है, दैट इज TSH 3.121, T3 1.25, T4 6.53, TSH 3.1। और जो इनके नोड्यूल्स बने हुए थे, जो इनके थायराइडाइटिस था, इन्फ्लेमेशन थी थायराइड ग्लैंड की, वो भी बिल्कुल ठीक हो गई, 100% ठीक हो गई। ये तो इनको तो दवाई छोड़े भी बहुत साल हो गए, काफी, ये भी 8-10 साल पुरानी बात है। अभी भी इनके घर वाले दवाई लेने आते हैं किसी ना किसी चीज की। तो अभी हमने 4 केसेस किए, सभी के लंबे लंबे फॉलोअप्स, और मुझे नहीं लगता कि किसी भी केस में रेकरेंस हुई है। और अगर आपके मन में, किसी के मन में कोई भी डाउट है रिगार्डिंग दिस थायराइड केसेस या मेडिसिन के साथ रिलेटेड, तो प्लीज आप माइक ऑन करके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। हमारे पास अभी 5-7 मिनट पड़े हैं, तो हम ये क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो अगर मन में कोई भी ऐसी क्वेरी है आप पे। अनम्यूट भी कीजिए और वीडियो भी ऑन कीजिए ताकि आप स्क्रीन पर दिखें। जी बिल्कुल, बिल्कुल। मैम, जो आपने वो डिल्यूजन वाला बोला है ना, थिन वाला, हाँ बहुत साल पहले मैंने आपसे पूछा था जब आपने सल्फर बोली थी।
हाँ आज तक मुझे वो ऐसे समझ नहीं आता कि ये कौन सा जोड़ तोड़ होता है, या वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी नहीं आई। लेकिन जब मुझे कोई बोल देता है ना गेटिंग थिन, मैं सल्फर देती हूँ, रिजल्ट मिल जाते हैं बस। हाँ बिल्कुल सिंगुलर है। उसका उसका कैसे उसका है प्रोसेस, क्या मैकेनिज्म है, कैसे काम करती है, वो नहीं मुझे तो समझ आया। हाँ मेरी हैबिट है डू और डू नॉट गुड में जाने मॉर्निंग की, मैम। वो नहीं मैं कर पाई। जी कोई बात नहीं, अब आपके पास बुक है ना मेरी, गाइड टू उसमें रूब्रिक्स, देखूंगी, इसमें बिल्कुल रोज बिल्कुल पढ़ना, इसमें रोज 5-7 देखूंगी। पेजेस पढ़ने शुरू करो, ठीक है। ठीक है, ठीक है। हाँ या गुड जी। मॉर्निंग मैम, मैंने यही इसी पे ही पूछना है। हाँ जी इसमें हम मैम जी 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 बोलिए, सुन डिल्यूजन, रहे हैं हम। हाँ जी, डिल्यूजन क्यों लेंगे? मतलब थिन तो वो हो रहा है, इट्स नॉट अ डिल्यूजन ना। ये तो मैं सैकड़ों बार ये बात बता चुकी हूँ कि डिल्यूजन मेडिकल टर्म अगर ली जाए, अगर मीनिंग देखा जाए, तो वो एक भ्रम हो सकता है। हम्म। लेकिन जब हमारी होम्योपैथी रिपर्टरी बनी, या होम्योपैथी में जब ये सारे सिम्टम्स रूब्रिक्स ऐड किए गए, तो पेशेंट की फीलिंग, उसकी इमेजिनेशन को डिल्यूजन्स में डाला गया। पेशेंट जो सोचता है उसकी कई रेपर्टरीज में डिल्यूजन के इक्विवेलेंट इमेजिनेशन लिखा है। उसका मतलब है कि पेशेंट क्या सोचता है। ये मत सोचो कि वो डिल्यूजन है, वो तो उसका भ्रम है, वो तो गलत है, वो तो ऐसा हो नहीं सकता। नो, ये पेशेंट की फीलिंग है, पेशेंट को ऐसा लगता है। कुछ भी पेशेंट को लगे कि मेरी तो बेइज्जती कर दी, तो वो डिल्यूजन इंसल्टेड में लेंगे। पेशेंट को ओके लगा, दूसरे को ओके। चाहे लगा हो या ना लगा हो। अभी मैं रिसेंटली एक लेक्चर था मेरा कहीं पे, तो उन्होंने बोला कि एक डॉक्टर साहब, मेरे पास एक पेशेंट आया, एक डॉक्टर बोल रहे हैं, तो वो लड़की कहती कि मेरी तो कोई, मुझे तो सारे निग्लेक्ट करते हैं, मुझे तो कोई पूछता ही नहीं है। उसके घर वाले भी पास में, वो कहते जी हम तो इतना पूछते हैं। तो मुझे उन डॉक्टर ने पूछा तो यहाँ पे हम क्या लेंगे? मैंने कहा हम जो पेशेंट बोल रहे हैं हम उसको प्रेफरेंस देंगे। पेशेंट को लगता है कि मुझे कोई पूछता नहीं है, तो हम डिल्यूजन निग्लेक्टेड लेंगे। ओके। मैम लेकिन ये डिल्यूजन में ही आएगा, अदरवाइज ये तो तो फीलिंग निग्लेक्टेड की कोई बात है ना, ये तो है। फीलिंग की बात हुई ना, कि उसको ऐसा फीलिंग फील हो रहा है जबकि वैसा है नहीं है। वैसा हो या ना हो, वो तो लोग घर वालों वही ने तो, बोल दिया कि ऐसा नहीं इसीलिए है। तो मैं फंस जाती हूँ कि ये डिल्यूजन कैसे, जबकि दिखता है कि इंसान पतला हो रहा है, उसको हाँ लग नहीं ये रहा, वो हो डिल्यूजन में रहा है। हो रहा है, वो डिल्यूजन में ही लेंगे, क्योंकि पेशेंट की इमेजिनेशन है, पेशेंट ओके। ऐसे इमेजिनेशन सोचता है। कैसे हो सकती है, वो तो हो ही रहा है ना। पेशेंट को लगता है ना कि मैं पतला हो रहा हूं, वो बोल रहा है ना, अगर नहीं बोलेगा मान लो, तो हम नहीं लेंगे चाहे वो पतला हो रहा है। जो जब अच्छा। हमारे सिम्टम्स की, जब हमारी मेडिसिन की प्रूविंग हुई, तो जो भी इमेजिनेशंस थी वो सब डिल्यूजन्स में डली। डिल्यूजन्स के 100-150 पेजेस हैं, तो फिर हम डिल्यूजन कहाँ लेंगे? मेरी बेइज्जती होगी कहाँ लेंगे? मैं पतला हो गया कहाँ लेंगे? वो तो और कहीं है ही नहीं। तो वो सब इन्होंने डिल्यूजन्स में सारे के सारे 150 पेज डाला। सो इसलिए डिल्यूजन का मतलब, वो मेडिकल वाला छोड़ दो कि ये कोई भ्रम है। डिल्यूजन इज द रियलिटी फॉर द पेशेंट, दिस इज ओके। द ट्रू परसेप्शन ऑफ पेशेंट, वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स फॉर अदर पीपल। वो चाहे फैक्ट्स के अगेंस्ट है, चाहे फैक्ट्स के बिल्कुल विपरीत है, ऑपोजिट है, लेकिन हमने पेशेंट की वो इमेजिनेशन लेनी है। ओके मैम, ठीक है मैम। मैम वन क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड। जी एक्चुअली मैम, अगर किसी की इंसल्ट हो रही है, एक्चुअली इंसल्ट हो रही है, और उसको बार बार उसी चीज के लिए मतलब टॉर्चर किया जा रहा है, तो फिर भी हम डिल्यूजन इंसल्टेड लेंगे मैम? अगर टॉर्चर किया जा रहा है तो हमारे यस। पास उससे भी स्ट्रॉन्गर वर्ड्स हैं, जैसे डिल्यूजन परसिक्यूटेड ही इज, हरास किया जा रहा है, जैसे डिल्यूजन टॉर्मेंटेड ही इज, वो उससे भी स्ट्रॉन्ग है। यस मैम। उससे भी स्ट्रॉन्ग टॉर्मेंटेड, जिसमें सिर्फ 2 दवाइयां रह जाती हैं। अगर हम डिल्यूजन इंसल्टेड लेते हैं तो उसमें 13 दवाइयां हैं, और यस अगर डिल्यूजन टॉर्मेंटेड लेते हैं, टॉर्मेंटेड में सिर्फ 2, अभी एक और एक्वा ऐड हुई है, 3 दवाइयां हैं। तो इस तरह से वो डिग्री जितनी ज्यादा बड़ी होगी, उस तरह की मेडिसिन होगी।
अकेला इंसल्ट नहीं, अगर किसी को मान लो इतना ज्यादा घर वाले तंग करते, मैं तो रोज ही ऐसे केसेस देखती हूँ जिनमें घर वालों ने जी मुझे खाने को नहीं देते थे, मैं उस टाइम पे प्रेग्नेंट थी, तब मुझे वो पहनने को ढंग के कपड़े नहीं देते थे। ये सब टॉर्मेंटेड है कि जो Okay. बेसिक नेसेसिटी वाली चीजें भी नहीं देते, वहां पे हम टॉर्मेंटेड लेते हैं। और ये रूब्रिक मैंने हंड्रेड्स टाइम यूज किया है, और जो मेरी सबसे पहली बेस्ट क्योर थी वो भी डिल्यूजन टॉर्मेंटेड वाली लाइसिन थी। सो Okay. इस तरह से डिल्यूजन ही लेंगे। डिल्यूजन को आप ये मत सोचो कि ये कोई भ्रम है, ये पेशेंट की फीलिंग है, बस ये सोचो। जी मैम मेरा एक क्वेश्चन था जी कि जैसे अभी लास्ट केस में हमने किया कि हमें कैसे पता चलेगा कि वो एलिमेंट थी या फिर उसको हम डिल्यूजन में ले, जो उनको मॉर्टिफिकेशन फीलिंग थी ना, इंसल्टिंग फीलिंग, तो वो उनको हुआ भी उनके साथ, उनको लगा भी, और उसके बाद ही उनको प्रॉब्लम स्टार्ट हुई कि मतलब वो सब, तो उसको हमने डिल्यूजन क्यों लिया, एलिमेंट क्यों नहीं लिया, मॉर्टिफिकेशन या एलिमेंट? एलिमेंट भी ले सकते हैं, ओके एलिमेंट भी ले सकते, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब सभी में स्टेफिसेग्री आ ही गई, अगर मैं चाहूं तो अभी मैं 15 रूब्रिक्स, जो मैंने इतना सा पैरा निकाला है उसमें से 15 रूब्रिक्स और स्टेफिसेग्रिया के ऐड कर सकती हूँ। जब मैंने पहली बार लाइसिन को अप्लाई किया पेशेंट में, जो मेरी जिंदगी का सबसे पहला केस था जो इतना वंडरफुल तरीके से ठीक हुआ था, तो मैंने लिए तो सिर्फ 2 रूब्रिक थे, उनके बेसिस के ऊपर दवाई दी थी। लेकिन जब वो केस इस तरह से ठीक हुआ तो मैंने उनके बारे में कुछ पूछा, और मैं कम से कम 100 मैंने उसमें से रूब्रिक निकाल लिए। ओके तो ये एलिमेंट फ्रॉम सेक्सुअल अब्यूज इसलिए लिए क्योंकि उनके साथ वो सब कुछ हुआ, और उन्होंने बोला कि तभी से मेरी प्रॉब्लम है, एंगर वेक्सेशन सुप्रेस्ड रहता है, वो एलिमेंट में आता है। तो इंसल्टेड तो है ही है, एलिमेंट्स फ्रॉम इंसल्टेड, कुछ मर्जी आप मॉडिफिकेशन ले लो, इंसल्टेड ले लो, इंडिग्नेशन ले लो, सब में स्टेप ही आएगी। और मैम 1% जैसे पहले गुस्से को दबाता है, लेकिन अब वो एक्सप्रेस करने लग गया, हर बात पे एक्सप्रेस कर जाता है, और पहले दबाता था, तो उसमें भी एलिमेंट एंगर सप्रेस्ड ही लेंगे कि प्रॉब्लम तो दबाने से ही शुरू हुई है? नहीं, अगर उसका प्रेजेंट बिल्कुल बदल गया है तो हम उसमें मोस्टली नहीं लेते जो प्रेजेंट है, क्योंकि स्टेफिसेग्रिया में दोनों कंडीशंस आती हैं। इसमें एक रूब्रिक है एंगर नेवर, सिंगुलर है उसमें स्टेफिसेग्रिया, कि कभी गुस्सा नहीं आता, और उसका दूसरा गुस्सा इतनी हद वाला कि मैं एक छोटा सा केस, प्रोमिला अभी थोड़ा टाइम और ले ले। हाँ जी मैम, श्योर। तो मैं एक छोटा सा और केस बताती हूँ स्टेफिसेग्रिया का। आप देखो, एक हमारे घर में एक बड़ी पुरानी बात है ये भी, डॉक्टर साहब के एक नोन थे, तो उन्होंने डॉक्टर साहब से टाइम लिया कि डॉक्टर साहब ऐसे मैं अपना केस डिस्कस करना है आपसे। तो डॉक्टर साहब ने बोला कि आ जाओ, लेकिन वो आने में लेट हो गए, तो डॉक्टर साहब तब तक चले गए, 7:30-8 बज गए रात के। तो तब मैं ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करती थी, डॉक्टर साहब भी करते थे अकेले। तो वो आए, आके बेल की, तो मैंने दरवाजा खोला, मैंने कहा जी हाँ जी। कहते टाइम लिया था। मैं कहा डॉक्टर साहब तो चले गए। कहते लो, हमने टाइम लिया था, डॉक्टर साहब चले गए। मैंने कहा आपने 7 बजे का लिया, तब तो 7:30-8 बजने वाले हैं। चलो एनीवेज बिठाया, मैंने कहा जो कोई बात नहीं, मैं देखती हूँ कहाँ पे है। तो मैंने कहा बताओ, मुझे बता दो। कहते नहीं नहीं, डॉक्टर साहब को बताना है। मैंने कहा पता नहीं, हालांकि मुझे भी जानते थे वो, मुझे उन्होंने कुछ नहीं बताया। मैं बैठ गई, मैं भी उनके पास, क्योंकि नोन थे तो बैठना ही था। फिर डॉक्टर साहब कब तक आएंगे, मैं कहा जी आ जाएंगे अभी 10-15 मिनट, अभी उनको बुलाया है तो आ जाएंगे। तो उन्होंने अपने पॉकेट में से एक छोटी सी ऐसे हमारी जो होम्योपैथी वाली पुड़िया होती है वैसी एक पर्ची निकाली, उसको खोला, मुझे कहते ये देखो क्या है। मैंने देखा, नहीं कहा ये तो जुए हैं। तो जुए, उन्होंने फिर से बंद किया, अपनी वाइफ को देखते हैं। मैंने कहा था ना ये जुए हैं, तो वो कह रही थी कि मौके हो गए, आपके वॉट्स हो गए सारी बॉडी पे। डॉक्टर साहब ये देखो क्या है, ये क्या है, ये हुई हुई, मैंने देखा, मैंने कहा ये तो सब जुए हैं। डॉक्टर साहब इतनी बेइज्जती, इतनी ज्यादा बेइज्जती। हेलो। मैं रोज नहाता हूँ, रोज ही
नहाता हूँ हर हेलो, रोज। जी डॉक्टर संजय। यहाँ पे ही हूँ। एक अच्छा, एक वो अपनी बात कर रहे हैं। तो मैं रोज तैयार होता हूँ, नहाता हूँ, ये मेरे साथ क्या हो गया? दिस इज अ पिक्यूलियर केस ऑफ स्टेफिसेक्रिया। वाइफ साथ में बैठी है, उनको कूद कूद के पढ़ रहे हैं, देखा तू बोल रही थी ये। और बेइज्जती वाला फैक्टर देखो, स्टेफिसेग्रिया के लिए उसकी डिग्निटी, उसका मान सम्मान सबसे टॉप पे हो। ये इतना डिग्निफाइड होता है, मैंने इसकी एक वीडियो भी बनाई हुई है। इतना डिग्निफाइड होता है। बाहर गया, लड़ाई हो गई, इसके साथ किसी ने लड़ाई की, ये लड़ेगा नहीं। वहां से गुस्से का भरा हुआ, गुस्से का बुरा आता है, घर में कांपता है, बीमार हो जाता है, बुखार चढ़ जाता है। इतना डिग्निफाइड होता है। लेकिन बाहर किसी के साथ लड़ाई नहीं ऐसे करेगा, क्योंकि इसके लिए इसका मान सम्मान सबसे बड़ी चीज है। तो इस केस में भी उसने यही बोला कि मेरी उन्होंने इंसल्ट कर। इतना ज्यादा स्टेफिसेग्रिया की डिग्निटी इतनी हाई होती है। आप मेरी यूट्यूब पे वीडियो है स्टेफिसेग्रिया की, उसमें मैंने ये बताया हुआ है, ये वाला केस जो हमारे एक ऑफिसर थे और उनको स्टेफिसेग्रिया। इतने में डॉक्टर साहब आ गए, तो डॉक्टर साहब को भी ऐसी पुड़िया दिखाने लगे कि ये क्या है देखो। तो डॉक्टर साहब ने भी वही बोलना था जो मैंने बोला कि ये जुए हैं। तो उनको स्टेफिसेग्रिया 200 की एक डोज देके भेज दिया। हमने कहा 2-3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद हमें बताइएगा। अगले दिन उनका फोन आ गया कि डॉक्टर साहब वो सब की सब जुए झड़ गई। देखो उनकी साइकी ने कितना जबरदस्त काम किया, स्टेफिसेग्रिया ने उनके ऊपर। सारी जुए बॉडी से झड़ गई, खत्म हो गई। एक बार ऐसे ही एक हम कहीं किराए पे रहते थे, बहुत शुरू की बात है, जब हमारी शादी नई नई हुई थी। तो हमारे जो मालिक मकान थे, उनके छोटा सा एक डॉग था। उस डॉग के जुए पड़ गई। तो मुझे जुओं पे वैसे भी याद था कि एक बार जुओं की किसी ने, हमारे कॉलेज में टीचर ने, किसी ने बात की थी। तो उन्होंने मुझे बोला, जो हमारे लैंडलॉर्ड थे, कि हमारे कुत्ते के जुए पड़ गई। तो हमने सुना है कि होम्योपैथी में दवाइयां होती हैं। तो मैंने डॉक्टर साहब को बोला कि स्टेफिसेग्रिया देते हैं। स्टेफिसेग्रिया 200 की एक डोज दी। मुझे नहीं पता कि क्या बेस्ती बुस्ती वाला वहां पे कोई फैक्टर था नहीं था, आई डोंट नो, क्योंकि उसमें कुत्ते में हमने क्या देखना है। अगले दिन सारे घर में उनके जुए, क्योंकि जहां वो बैठता था बॉडी से जुए निकल जाती थी, वहीं पर ही ढेर लग जाता था। दूसरी जगह बैठता था, वहां पे उन्होंने फिर कुत्ते को बाहर ही बिठा दिया। होता क्या है, मैं क्या सोचती हूँ, होता क्या है, जैसी स्टेफिसेग्रिया दी, बॉडी में कोई केमिकल चेंज ऐसी आई जिससे वो जुए बिल्कुल रिपेल हो गई, वहां से निकल गई। और एक ही दिन में कितनी जबरदस्त मेडिसिन है, जिससे कि विद इन नो टाइम केमिकल बॉडी में, कुछ ब्लड में कुछ इस तरह का एक्शन रिएक्शन, पता नहीं क्या हुआ, और सारी की सारी जुएं बाहर। अगर आपके पास भी कोई ऐसा केस आता है तो जुओं में भी इसको इस्तेमाल करके देखना। मैंने सो तो आई मैम थिंक स्ट्रे डॉग्स में बड़ी यूज करी हुई है स्टेप। जब टिक्स पड़ जाते हैं तो हम वो दूध में डाल के, जब पानी उसमें दे देते हैं, हाँ किसी चीज में डाल के, है ना, तो हाँ डॉग्स जब खा बिल्कुल लेते हैं वो अपने आप क्लियर हो जाते हैं। बिल्कुल 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 और बिल्कुल। बहुत कॉमन मेडिसिन है ये स्टेप हाँ हाँ में, हाँ, बस ना। बस बस। सो एनी अदर क्वेश्चंस? इसके पीछे कोई रीजन होना जरूरी है कि वो क्यों कुछ बोलता है सबके सामने, कॉवर्ड है या वो अपनी इसके आकांक्षा, क्या? आप सामने आके बात कर सकती हैं। हाँ मैम, मतलब आकांक्षा जी। कि कोई रीजन होना जरूरी है कि वो क्यों नहीं बोलता, कि या तो वो कॉवर्ड है या उसको अपनी इमेज कौन अच्छी कौन? है। कावड़ स्टेफी की बात कर रहे हैं? यस 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 मैम। कावड़ है। डिग्निटी, कावड़ है ये। नॉट डिग्निटी। सबसे बड़ी चीज है उसका मान सम्मान, कि मैं वहां, मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी। ये तो बेइज्जती से बहुत ज्यादा डरता है।
मैम अगर पेशेंट बोले कि मेरी जॉब चली जाएगी इसलिए मैं नहीं बोलता, या तो वो इसमें Fear to lose his job, वो फिर और तरह के, अकेली मुझे नहीं पता कि उसमें स्टेफी है कि नहीं, वो फिर और तरह के रूब्रिक्स लगेंगे। वो डिफरेंट है। हाँ, वो डिफरेंट होगा। या चलिए, कोई और सवाल है तो प्लीज कम अप फास्ट, हम टाइम ज्यादा हो रहा है, हम चलेंगे फिर। मैम ये बुक कैसे ले सकते हैं? हाउ टू हाँ, तो चलो इस बुक के बारे में 1 मिनट बता दूं। दिस इज गाइड टू रूब्रिक्स, ये मेरी नई किताब है, अभी थोड़े दिन ही हुए हैं। इसमें मैंने पूरे सिंथेसिस रिपर्टरी का, मैंने सोर्स सिंथेसिस रिपर्टरी है, तो डॉक्टर शोएन से परमिशन लेकर इसके जितने भी 848 रूब्रिक्स हैं, 858 शायद, उन सब को एक्सप्लेन किया है, उन सब की हिंदी एंड इंग्लिश में ट्रांसलेशन की है, एक्सप्लेनेशन की है। जहां जहां मेटाफॉर्स की जरूरत है, हालांकि मैं बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ, वहां पे वो भी दिए हैं। और डीडी मैंने बहुत की है कि एक रूब्रिक को दूसरे से कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। अभी तक जितने भी लोगों ने इसको पढ़ा है तो उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया है कि दिस इज वन ऑफ इट्स टाइप, ये यूनिक ही है, ये ऐसी बुक है जिसमें बहुत अलग तरह से डेफिनेशंस एंड एक्सप्लेनेशंस दी हुई हैं। बेसिकली इसकी जो कीमत है दैट इज 1299, 1300 रुपए समझो, 1299 रुपए। लेकिन अभी हम 15 दिसंबर तक इसको 1100 में दे रहे हैं, और कोई भी कोरियर चार्जेस नहीं है। जो भी डॉक्टर इसको लेना चाहे, गाइड टू रूब्रिक्स, तो इसको वो 1100 मुझे पे करके ले सकते हैं। और अभी हमने 1 महीना नहीं हुआ, इसकी 500 कॉपीज हमारी बेस्ट सेलिंग हो चुकी है। एंड जो भी लेना चाहे वो मुझे पर्सनल मैसेज, मैम को व्हाट्सएप पे मैसेज करना, कॉल करना। मैम इस समय कनाडा में है, आप लोग या डायरेक्ट कॉल लगाते हो, वो नहीं हो रही है, फिर मैसेजेस मुझे आते हैं। व्हाट्सएप, व्हाट्सएप कॉल कीजिए मैम को ताकि मैम कॉल पिक कर सके। या या चलिए मैम, थैंक यू। और बुक जरूर पढ़ना, उसमें बहुत सारे रूब्रिक मुझे लेकर बनाए गए हैं। नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट एनिवर्सरी में वो रूब्रिक्स मुझे डेडिकेट भी करना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। या बुक पढ़ते बिल्कुल, पढ़ते मुझे ना भूल जाना कोई। नहीं नहीं, आपको तो कभी भूल ही नहीं सकते ना, आप तो ये बात ही छोड़ दो, भूलने वाले तो ठीक कोई है। सवाल ही पैदा नहीं होता। यार मैम एक चलिए, ओके। प्रमिला मैम, आपको हाँ 4 जी। सेकंड फीलिंग नहीं आने देंगे। नहीं, मुझे आती नहीं है, मैं दूसरे को दे देती हूँ, टेंशन नहीं लो। हाँ। राजीव, एक मीटिंग में थे हम लोग, हाँ है राजीव? जी जी तो जी। हमारे उस मीटिंग में ना डॉक्टर भुल्लर पटियाला से है, ओके। वो ब्रांड एम्बेसडर है कॉकुलस के। हाँ, वो किसी को भी, कोई भी चले जाए, उन्होंने कहा ना इसको कॉकुलस दे दो, तो मैं कॉकुलस दे उनको, दो। कॉकुलस से उनका मरीज ठीक होता है। हाँ, और सच में, सच में ठीक होता है, पता नहीं उनको क्यों सारी दुनिया कॉकुलस दिखती है। तो ऐसे ही हम सारी दुनिया, लंच में बैठे सारी हुए थे, दुनिया। आफ्टर मीटिंग एक लंच में बैठे हुए हैं, तो डॉक्टर भुल्लर ना मुझे रिकमेंड करते हैं कि डॉक्टर प्रोमिला, आपको आप ना कॉकुलस सूट, कॉकुलस ले लो। आप कॉकुलस आपको पूरी तरह सूट करती है, कॉकुलस हो। तो ये योगेश हाँ वगैरह सब पास बैठे हुए मैम, हाँ वो कहते हैं कि कॉकुलस कैसे, मतलब वो रियलिटी को कहते हैं वो एक्सेप्ट कर लेता है, इसलिए प्रोमिला मैम कॉकुलस है। कहते नहीं, ये रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करती, ये रियलिटी को एक्सेप्ट करवाती है, इसलिए कॉकुलस है। इसलिए कॉकुलस है। तो राजी, या 4 सेकंड भी मुझे नहीं आने वाली, मैं दूसरे को जरूर देती हूँ। ठीक है, सारे रूब्रिक उल्टे हैं मेरे में, ठीक है। एक एक लेकिन एक रूब्रिक और है ना, कॉन्ट्राडिक्टरी। इंटेंशंस आर कॉन्ट्राडिक्टरी। हाँ नहीं नहीं, सिर्फ एक अकेला ही है शायद। हाँ, कॉन्ट्राडिक्टरी, या हाँ, है कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्टरी। इंटॉलरेंट ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी, या बिल्कुल नहीं, इतने भी कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है कॉन्ट्रेरी, मेरे हिसाब आप से। कॉन्ट्रेरी है। ढूंढने दो। कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्ररी, राजीव, हाँ कॉन्ट्रेरी राजीव है, अगर मुझे रूब्रिक है फोकस कर रहा है, कॉन्ट्रेरी। करने दो। इसी बहाने कोई सीख जाएंगे। सीखोगे नहीं, मैं तुम्हें भटकाऊंगी, मुझे अच्छा लगता है। जो भी रूब्रिक आ आकांक्षा, रहे क्या हैं, आपका एक और सवाल क्या था? मैम ये है कि मुझे ना एक्यूट्स याद नहीं रहते,
कि मतलब अच्छा कोल्ड से ये हो रहा है, उससे ये हो रहा है। तो मतलब कभी कभी ना उस चीज को लेके इंफीरियोरिटी फील होती है कि मतलब शायद मैं उतना अच्छा कर नहीं पा रही, मतलब माइंड का समझ आता है, रूब्रिक्स मतलब रहते ये हैं। आप मेरे से पर्सनल बाद में बात कीजिएगा, ये आकांक्षा, हम बाद में बात करते हैं, ठीक आकांक्षा, है? यस मैम। बेटा कुछ चीजें याद करने को नहीं होती, सिर्फ अंडरस्टैंड करना होता है, उसके लॉजिक्स क्लियर होने चाहिए आपको। जैसे ही आपको अक्यूट्स के लॉजिक क्लियर हो जाएंगे, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम लर्न करते हैं ना कोई चीज, तो वो चीज कई बार सामने से मिलती नहीं है वैसे ही। राइट। हम बुक में जो पढ़ते हैं एज इट हमारे पास कोई मरीज नहीं बोलता, हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं, फिर उसको एक्सप्रेस करते हैं अपनी क्लिनिक में ना। जैसे मैम कुछ लोग होते हैं ना, कह दिया कि अच्छा कोल्ड एयर से प्रॉब्लम है या उससे है, तो 4-5 रेमेडीज फिक्स कर लेते हैं कि अच्छा इनमें से देना है। बट मैं जब और पढ़ रही हूँ तो कम से कम 50-100 रेमेडीज में है वो आप हाँ जी बिल्कुल आती हैं, लेकिन उसके लॉजिक्स क्लियर होने चाहिए। हाँ बिल्कुल। कोल्ड के देखिए, रेनाइटिस की वजह से भी या साइनोसाइटिस की वजह से भी या एलर्जिक रेनाइटिस भी, डिफरेंट डिफरेंट रीजंस हैं। जब आपका लॉजिक क्लियर होगा, आपका पेशेंट क्लियर हो जाएगा। मैम आपसे पर्सनली बात करूंगी। हाँ पर्सनली। ओके बेटा, अभी तो श्योर श्योर। यहाँ रात के 11 बज गए हैं, अभी आज नहीं करेंगे, कल करेंगे, ठीक है? यहाँ मॉर्निंग टाइम कर सकते हो, ये अब मैसेज डाल देना, थैंक यू मैम। ठीक है यार? चलिए ओके मैम, ठीक है थैंक जी। यू सो मच। आज मैम का आज अच्छा सेशन था, थैंक यू मैम। और कल को भी अटेंड करना। वैसे तो आप लोगों के लिए डेली हम आ रहे हैं एक न्यू मेंटर लेके, लेकिन कल हमारे टीम के दूसरे सर आ रहे हैं, मेंटर आ रहे हैं, योगेश मल्होत्रा। तो मिस मत करना, अटेंड जरूर करना। उनका टाइमिंग हम देर में दे देंगे। मेरी थैंक यू, तारीफ बाय भूल नहीं बाय। जाना। थैंक यू एवरीवन। भूलना नहीं है। और परसों को डॉक्टर संजय आ रहे हैं ऑर्गेनन को लेके, पढ़ के आना, ऑर्गेनन पूरा दिमाग खाना, नहीं। ठीक है? ये देखो, मैं दिमाग में कुछ भी नहीं रखता हूँ, सारा मैदान खुला रहता है, तो इसलिए चलता है। ऑर्गेनल वेरी नहीं है गुड ये। जी। तो थैंक इसलिए यू डॉक्टर संजय, आपका तो बहुत ज्यादा बहुत बहुत धन्यवाद। आप हर सेशन अटेंड करते हो। नहीं सुनता मैम कुछ भी करते नहीं नहीं हूँ है, सर। करना पड़ रहा है। मुझे पता था, मुझे इसी बात का पता था कि अभी के अभी रिप्लाई आया। या यही एग्जैक्टली। कॉन्फिडेंस है, यही कॉन्फिडेंस है, करना पड़ रहा है। हाँ नहीं बिल्कुल। नहीं, हाँ लेकिन मैं सुनता कुछ भी नहीं हूँ। जैसा न्यूज जी। रीडर होते हैं ना, हाँ उनका न्यूज का नॉलेज बहुत कम रहता है उन्हें। वो जी। रीड करते हैं लेकिन दिमाग में कुछ जाने नहीं देते। हाँ बस 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 बिल्कुल, वो रीड ही करते हैं अकेले। हाँ, बस रीड करते हैं। तो हाँ मेरा ऐसा है, मैं होता तो सब तरफ, लेकिन हाँ। अंदर कुछ भी। अंदर नहीं कुछ भी जाने देता, बस बाहर से ही देखता हूँ। हाँ। ठीक है जी, ओके देन एवरीवन। थैंक यू चलो, मैम, गुड थैंक नाइट। यू थैंक यू। थैंक यू थैंक यू एवरीवन। मैम। या ओके थैंक बाय यू। बाय। या बाय। एक मिनट में इसको बंद कर लूं पहले। कर लीजिए। चलिए।